Good morning students. Today in this video we will study chapter 8 entitled Characteristics of Second Order Partial Differential Equations and Cauchy's Problem from the book Partial Differential Equations of Jeevan Sons Publications. In this chapter we shall study the characteristic equation and the characteristic curves of the second order partial differential equation, which has wide application in many initial and boundary value problem. We shall also discuss Cauchy's problem, which is initial value problem for the second order partial differential equation. First of all, we will define characteristic equation and characteristic curves of a second order partial differential equation. Consider the second order partial differential equation where r, s and t are constant और function of x, y and only. अब ये जो आपकी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो स्मॉल r है वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव है, s जो है करली स्क्वायर z बाय करली x करली y है, t करली स्क्वायर z बाय करली y स्क्वायर है. तो ये जो मैंने बाहर जो पार्ट रखा हुआ है ये वो पार्ट है जिसका ऑर्डर सेकंड है, और जो आपका एक्स वाई है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और स्मॉल p एंड q स्टैंड्स फॉर करली z बाय करली x एंड करली z बाय करली y रिस्पेक्टिवली. तो अब इस इक्वेशन में जो स्मॉल r का कोफिशिएंट है कैपिटल R, स्मॉल s का कोफिशिएंट है कैपिटल S, स्मॉल t का कोफिशिएंट है कैपिटल T. तो आपने सबसे पहले जब क्वेश्चंस भी करेंगे गिवन इक्वेशन को इससे कंपेयर करके R S और T निकाल लेना है, और आपको सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. क्या है? r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इज इक्वल टू 0. अब ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स आएंगे इस फॉर्मूले से ये. तो जो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी कौन सी? dy बाई डी एक्स प्लस में लैम्डा की ये वैल्यू इक्वल्स टू 0. तो ये जो आपकी इक्वेशन है क्या कहलाएगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1. और जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आएंगे वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स और सिंपली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन 1. ये सभी डेफिनेशंस आपको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न करनी है. अब यहाँ पर जो ये लैम्डा की वैल्यू है इसका नेचर इस वाले पार्ट पर डिपेंड करेगा कि स्क्वायर रूट में जो ये पार्ट एस स्क्वायर माइनस 4RT है, अगर ये पॉजिटिव है तो रूट्स रियल और डिफरेंट आएंगे, ज़ीरो है तो दोनों रूट्स सेम आएंगे, और नेगेटिव है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे. अब नेक्स्ट आगे हम इसके डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन का नेचर कैसा होगा उसे डिस्कस करते हैं. तो पहला केस है एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0. तो इन दिस केस जब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 होता है ग्रेटर देन, तो आपकी इक्वेशन जो है वो हाइपरबोलिक टाइप की होती है. ये आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक में स्टडी किया है. आल्सो जो अभी इक्वेशन जिससे हमने लैम्डा निकाला था, अगर उसमें स्क्वायर रूट वाला पार्ट पॉजिटिव होता है तो आपको पता है रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, उन्हें हमने नोटेशन दे दी लैम्डा 1 और लैम्डा 2. तो एक्चुअल में लैम्डा 1 की वैल्यू क्या होगी जब मैंने साइन पॉजिटिव ले लिया बीच में और लैम्डा 2 ले लिया साइन नेगेटिव. तो हम कह रहे हैं कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज़ के लिए जब इन दोनों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन निकालेंगे इंटीग्रेट करके, तो हमारे पास दो रियल और डिस्टिंक्ट फैमिली ऑफ कर्व्स आएंगी, और वो कर्व्स क्या हैं? आपके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, और ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएंगे. अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 होता है तो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कर्व का नेचर जो होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक. इस केस में दोनों रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो दोनों की वैल्यू सेम लैम्डा के इक्वल हो जाएगी. तो आपका dy बाई डी एक्स आ गया लैम्डा
और लेमडा की ये वैल्यू मैंने अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसी में अंडर रूट, देखो जैसे यही था ना आपका पार्ट, एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 हो गया, तो ये बच गया माइनस S/2R, जो इधर की से उधर राइट साइड पर जाके बच जाएगा S/2R। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्योंकि आपके पास लेमडा की एक ही वैल्यू आई है तो आपके पास वन फैमिली ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 होता है तो आपका क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आपने स्टडी किया है कि कर्व कैसा होता है, एलिप्टिक होता है। यहाँ जो लेमडा के रूट्स आएंगे वो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होंगे। तो दस वी गेट टू फैमिलीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर आर नो रियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन 1। अब हम एक इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अब आपकी ये इक्वेशन है, ये आपका आर है, ये है आपका एस और ये आपका टी। तो कैपिटल आर आपका क्या हो गया 1, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई आपके पास 1, कैपिटल एस की वैल्यू आ गई आपके पास -2 और कैपिटल टी की वैल्यू आ गई आपके पास -8। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो देखिए सबसे पहले आर एस टी निकाल के हमने इसमें वैल्यू पुट करी, पॉजिटिव आ गया तो हाइपरबोलिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो डिफरेंट रूट्स आ गए, एक बार dy/dx प्लस लेमडा 1 और एक बार प्लस लेमडा 2 करके हमने सिंपल इंटीग्रेट करके सॉल्व करा। तो ये तो आ गए आपके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। और जो इक्वेशन 1 थी अभी अबव, वो आपकी क्या थी, इक्वेशन r-2s-8t, उसके ये आपके फर्स्ट आ गए हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोथ स्ट्रेट लाइन को। और यहाँ पर नोट करना कि अगर आपसे कहा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या हैं तो ये दोनों ही जो इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए। हमें सिंपल क्या करना है हर क्वेश्चन में, देखो ये स्मॉल आर है, इसका कोफिशिएंट एक्स वाई कैपिटल आर हो गया, ये स्मॉल एस है, इसका कोफिशिएंट है ये कैपिटल एस हो गया, ये है स्मॉल टी, इसका कोफिशिएंट है -xy हमने निकाला। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये हो गया हाइपरबोलिक। तो ये हाइपरबोलिक है एवरीवेयर एक्सेप्ट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस पे एक्स और वाई आपके जीरो हो जाते हैं, जिस केस में आपकी एस स्क्वायर माइनस 4RT जो मैंने अभी निकाला था उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो क्या आ जाएगा केस पैराबोलिक का। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में RST पुट करके हमने सिंपल सॉल्व किया, दो डिफरेंट रूट्स आ गए हैं। तो लेमडा 1 और लेमडा 2 की फॉर्म में देखो ये दोनों तो हमारी बन गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। अब इन दोनों को सॉल्व करके जो दो फैमिलीज आई, अब ये देखिए किस क्या है, ये तो सर्कल की इक्वेशन है और ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है वो फैमिली ऑफ सर्कल और स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है, आप देखिए स्मॉल आर का कोफिशिएंट ये है तो ये कैपिटल आर हो गया आपका, ये स्मॉल एस का कोफिशिएंट ये कैपिटल एस हो गया, ये स्मॉल टी का कोफिशिएंट कैपिटल टी हो गया। तो ये आपके पास आर एस टी को पुट करने पर वैल्यू बन गई 0, तो ये आपकी पैराबोलिक है। पैराबोलिक में आपने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करा तो आपके हमेशा दोनों रूट सेम आएंगे, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक ही आएगी, उसको इंटीग्रेट करके आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ऐसे ही सिमिलरली आपका ये क्वेश्चन है, आपको ये चेक करना है कि क्या इस इक्वेशन के रियल कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, एस स्क्वायर माइनस 4RT इस केस में नेगेटिव आ गया तो ये आपकी इलिप्टिक है, और इलिप्टिक के केस में कोई भी आपके रियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते। और आप चाहें तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस तो बोथ आ गई हैं। क्योंकि इसमें आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है तो आप इनको सॉल्व करके कोई रियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। डिटरमाइन करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इक्वेशन। तो कंपेयर करके देखो, मैं बीफ में ही बता रही हूँ, आर एस टी निकाल लिया, सॉल्व करके वैल्यू 0 आ गई, 0 है तो ये पैराबोलिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कंसिस्ट करेगा ओनली वन फैमिली ऑफ रियल स्ट्रेट लाइन। तो मैंने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। वैल्यू पुट करने के बाद ये बन गया आपका लेमडा ई की एक्स प्लस ई वाई के स्क्वायर का फार्मूला। तो लेमडा की वैल्यू देखिए बोथ सेम आ गई हैं, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। और फिर इस इक्वेशन को हमने वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करा, तो ये आपकी फैमिली ऑफ कर्व आ गई है।
ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने क्वेश्चन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करके RST निकालेंगे, वैल्यू पुट करके आपका आंसर 0 बन रहा है, तो ये आपकी पैराबोलिक है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी, पुट करके आपका dy/dx इसके इक्वल आ गया, तो ये आपकी आ गई है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आपने सिंपल इंटीग्रेट करना है, ये आपका सिंपल सा इंटीग्रेशन आ जाएगा और ये आपकी रियल करेक्टरिस्टिक रूट्स और इक्वेशंस आ गई हैं। इसी फर्दर ये कुछ क्वेश्चंस है जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम कोशी प्रॉब्लम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। We have studied in previous chapter that the solution of second order partial differential equation may be obtained from its canonical form. आपने कैनोनिकल फॉर्म से सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना अपने 6th चैप्टर में स्टडी कर लिया है। नाउ वी प्रोसीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व बोथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सर्टेन कंडीशन। जो ये कंडीशंस आपको गिवन होंगी, ये आपकी वे कंडीशन है जिन्हें आपका सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। If all the associated condition related to a single variable of the independent variable, then the problem is set to initial value problem and the associated conditions are called initial conditions. तो अगर आपसे कहे कि इनिशियल कंडीशन क्या है और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, तो क्या है अब डेफिनेशन आपकी कि जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो कुछ कंडीशंस गिवन होंगी जिन्हें आपका सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा, वो अगर कंडीशन आपकी एक सिंगल वेरिएबल में है, सिंगल पॉइंट पर है, तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और उन कंडीशन को कहेंगे इनिशियल कंडीशन। तो जो आपकी कोशी प्रॉब्लम है वो कैसी प्रॉब्लम है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो जो अगर आपकी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ये, लेट देयर बी ए स्पेस कर्व C in XY plane, then the problem of determining the solution ZXY of equation 1 such that on a given space curve C it takes on prescribed value Z and curly Z by curly N, where N is the distance measured along the normal to the curve, is said to be the Cauchy's problem for the second order partial differential equation. तो आपने डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करनी है कि ये तो जो आपकी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पर क्या कंडीशन हम लगा रहे हैं कि सी एक कर्व है XY प्लेन में, आपको सॉल्यूशन Z निकालना है किस टाइप से कि वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे कि इट टेक्स ऑन प्रिस्क्राइब्ड वैल्यूज ऑफ Z एंड करली Z बाय करली N, कि आपको Z और करली Z बाय N की कुछ प्रिस्क्राइब्ड वैल्यूज होंगी जिसे सेटिस्फाई करना है, और N जो है डिस्टेंस है मेजर्ड अलोंग द नॉर्मल टू द कर्व। तो ये जो कंडीशंस अगर कोई सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है इस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उस प्रॉब्लम को, यानी कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस कंडीशन को आप कंबाइंड करके क्या कहेंगे? कोशी प्रॉब्लम। क्या स्टेटमेंट है? सॉल्व द कोशीज प्रॉब्लम डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन कि ZX 0 FX है और करली Z बाय करली Y व्हेन Y इज इक्वल टू 0 क्या है? आपका GX है। तो अब आपने क्या करना है, काफ़ी पार्ट आपका 6 चैप्टर से एज इट इज़ यूज़ होगा। ये आपका पेज नंबर 6.2 पर एग्जाम्पल नंबर 5 है, जिसमें आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो वो पोर्शन हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, तो वो अब मैं यहाँ दोबारा से स्टडी नहीं कर रही हूँ। अब हम फर्दर चलते हैं। अब मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने का मेथड भी मैंने वहाँ बहुत डिटेल में आपको स्टडी करवाया है। क्या करेंगे? बोथ साइड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक बार u
और एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, और फिर u v की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे क्योंकि उसमें आपके सॉल्यूशन u एक x माइनस वाई और एक x प्लस वाई है। तो यहाँ तक का पार्ट आप अपने 6 चैप्टर से स्टडी करके फाइंड आउट करेंगे। फिर मैंने इस इक्वेशन में अपनी अपनी ये दोनों कंडीशन लगा दी। तो एक तो क्या है कि zx0 आपका क्या आना चाहिए fx। तो ज़रा देखिए, मैं इसमें x को y को 0 पुट कर दूँ तो यहाँ तो क्या बन गया fx, ये बचा फाई एक्स प्लस साई एक्स। देखो ये आपकी ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। वो क्या कहती है कि करली z बाय करली y निकालो और उसमें y को क्या पुट कर दो 0, तो gx आएगा। तो मैंने देखो इसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव किया, करली z बाय करली y। फाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फाई डैश इंटू में x माइनस वाई का -1, फिर साई का क्या हो जाएगा साई डैश, फिर x प्लस वाई का 1। फिर इसमें मैंने y को 0 पुट कर दिया तो ये gx के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर हमें फाई और साई फंक्शन निकालना था। तो ये जो कंडीशन थी ये तो फाई साई में आ गई, लेकिन इसमें फाई और साई का डेरिवेटिव था तो मैंने इंटीग्रेट कर लिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो फाई डैश का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फाई एक्स हो जाएगा, साई डैश का साई एक्स हो जाएगा। लेकिन gx का हमें नहीं पता कि क्या फंक्शन है, तो मैंने 0 to x gu du इंटीग्रेशन लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ये कंडीशन अब यहाँ पे चाहे आप gu du लिखो या कुछ भी फंक्शन लिखो, कांस्टेंट जो आपने यहाँ u यूज करना है v यूज करो, उससे नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 6th और 7th इक्वेशंस का यूज करते हुए आपने फाई और साई फंक्शन निकालना है। तो आपको देखो क्लियर पता चल रहा है, एक बार इन दोनों को ऐड कर दे, फाई कैंसिल हो जाएगा साई आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साई कैंसिल हो जाएगा फाई आ जाएगा। तो देखिए ऐड करके इसने साई निकाल लिया, सब्ट्रैक्ट करके फाई फंक्शन निकाल लिया। अब जो फंक्शन में आपका वेरिएबल यूज हो रहा होता है उसकी जगह कुछ भी दूसरा वेरिएबल यूज करो तो उससे फंक्शन का फार्मूला चेंज नहीं होता। साई एक्स ये है, मुझे चाहिए था साई एक्स प्लस वाई, तो जहाँ जहाँ एक्स था मैंने एक्स प्लस वाई लिख दिया। ऐसे ही फाई एक्स माइनस वाई निकाल लिया, तो जेड जो था वो आपका था फाई एक्स माइनस वाई माइनस प्लस साई एक्स प्लस वाई, तो दोनों की वैल्यू प्लस कर दी, इंटीग्रेशंस ऐड करके लिमिट्स ऐड करके सिंप्लीफाई कर दिया। तो अभी हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि जो इक्वेशन 3 और 4 है, जो आपने दो कंडीशन लिखी थी ना कि z की वैल्यू zx0 fx है और करली z बाय करली y gx है, तो वो तो है आपकी कॉशी कंडीशन। और जो आपकी इक्वेशन 1 है वो स्पेशल केस है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का। So incidentally here we have find solution of Cauchy's problem for one dimensional wave equation. Thank you.